तो भाई आज मैं बताऊंगा अपने आईटी करियर की कहानी, जिसमें बग्स और स्टोरीज से ज़्यादा रिज्यूमे अपडेट होता था। पता है, मैं जब फर्स्ट जॉब के लिए पहली बार बैंगलोर आया, मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे, बाकी सेविंग्स अकाउंट में डाल रखे थे। जानती हो 5 से 50 लाख का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज कोडिंग करता था, लेकिन क्यूए पे जाके कोड फट जाता था तो मैं क्विक फिक्स कर देता था। फिर प्रोड पे जाके कोड फट जाता था और मैनेजर वीकेंड पे बुला के अच्छे से लेता था। क्या? फिर मैं भी अच्छे से कोड फिक्स करता था। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, वरना कहानी अधूरी लगेगी। मैं हरियाणा के एक छोटे से नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा फिल्मी हो जाएगा। मैं हरियाणा में एक गांव में रहता था। वहीं से मैंने 2005 में 10th पास की। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, जहां इंग्लिश सब्जेक्ट 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता था। इससे पहले ABCD हमने गानों से ही सीख ली थी। ABCDEFGHI। 10th करने के बाद मैं अपने दोस्तों को छोड़ के मुंबई चला गया। उस टाइम मेरे पापा आर्मी में थे। उनकी पोस्टिंग मुंबई के कोलाबा में थी। वहाँ स्टेशन वर्कशॉप में वो कंप्यूटर्स रिपेयर करते थे। फिर एक दिन पापा किसी से साइंस की बुक्स लेके आए। बोला, तुम्हें भी साइंस लेना चाहिए। मैंने बुक्स देखी भाई, सब कुछ अब्बा जब्बा डब्बा लग रहा था। पर पता नहीं कहाँ से मेरे पापा को इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे साइंस दिला दी, वो भी बायोलॉजी के साथ। तो मैंने वहाँ के आर्मी स्कूल में एडमिशन ले लिया 2005 में। प्रिंसिपल भी मान गए क्योंकि 10th में मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैंने ABCD बुक से नहीं, हम साथ साथ ऐसे सीखी थी। तो भाई सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ के तो मुझे बुखार आ गया। ऊपर से बायोलॉजी, उसमें कॉन्सेप्ट समझना तो छोड़ो, मुझे उसके बड़े बड़े वर्ड्स ही याद नहीं हो रहे थे। और दूसरी बात, क्लास में भी टीचर्स इंग्लिश में ही बात करते थे। कब टीचर पढ़ा रही है, कब क्वेश्चन पूछ रही है, समझ ही नहीं आता था। जब टीचर्स क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती थी, मैं पीछे बैठ के अपना आंसर प्रिपेयर कर रहा होता था माइंड में कि क्या बोलना है। और जब बोलने की बारी आती तो अब्बा जब्बा डब्बा ही निकलता था मुंह से। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, हालत खराब हो गई थी और मुझे अपने गांव के दोस्तों की याद आ रही थी। एक दिन तो मैं स्कूल जाने से पहले ही रोने लग गया। मैंने पापा को बोला, मुझे मुंबई की चकाचौंध रास नहीं आ रही, गांव वापस जाना है मुझे, वहीं खेलूंगा, पढ़ूंगा। फिर पापा ने बोला, क्या सोचेंगे गांव में सब। अपने बेटे को लेके गया था पढ़ाने, फेल होके वापस आ गया। थोड़े दिन और पढ़ ले, फिर मन नहीं लगेगा तो वापस चले जाना गाँव। पता है, मुझे ऐसा लगता है वो जो डिसीजन था पापा का, वही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। फिर सबसे पहले तो मैंने बोला कि ये बायो हटाओ। माना बायोलॉजी में लड़कियां काफ़ी थी, लेकिन क्या फ़ायदा, बात तो करनी आती नहीं थी मुझे। ऊपर से काफ़ी लड़कियां भी अंग्रेजी में ही बात करती थी। एक लड़की तो भाई मर्सिडीज़ में आती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी मर्सिडीज़। कंट्रोल उदय। सॉरी, भावनाओं में बह गया मैं। फिर एक दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था IP, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, विजुअल बेसिक था उसमें, वो ले लिया बायो को छोड़ के। यहीं से मेरी कोडिंग की जर्नी शुरू हुई। मेरे 11th में इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स थे और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में तो मैं टॉप 5 में था अपनी क्लास में। बाकी बचे सिर्फ 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इनमें टॉप किया था मैंने पीछे से, या सिंपल शब्दों में कहें तो फेल हो गया था मैं। भाई एक तो इंग्लिश मीडियम, ऊपर से यहाँ पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मैं पूरा दिन कंप्यूटर पे NFS रोड रेस खेलता था या इंटरनेट पे टाइम पास करता था, क्योंकि गाँव में ज़्यादा लाइट आती नहीं थी और वहाँ पे कंप्यूटर या इंटरनेट भी नहीं था। इसलिए अब मुंबई की चकाचौंध मुझे रास आने लग गई थी। लेकिन पढ़ाई मेरी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ के टीचर्स डंडे ही नहीं मारते थे यार। कैसे आगे बढ़ता मैं? ज़्यादा किया, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। भाई उसमें पनिशमेंट कम, मज़ा ज़्यादा आता था मुझे। गांव के स्कूल में तो दबा के डंडे पड़ते थे हमें, और कभी कभी ऐसे पड़ते थे मारते मारते डंडा टूट जाता था। लोग पिछवाड़े पे टावल बांध के आते थे ताकि कम लगे, और मैडम तो सर्दियों में उल्टे हाथ पे डंडे मारती थी। बिना मार के हम पढ़ते नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट क्लास से वैसा ही माहौल था। अच्छा, फेल होने की वजह से प्रिंसिपल ने पापा को बोला, इसे किसी दूसरे स्कूल में डाल दो, क्योंकि अब प्रिंसिपल को पता चल गया था कि मैंने ABCD कहाँ से सीखी है। और दूसरा, हिंदी मीडियम होने की वजह से उनको डर था कहीं आगे जाके मैं इनका 12th का रिजल्ट ना खराब कर दूं। तो मेरे पापा के जो CO थे, उनको बताई सारी बात। उन्होंने बोला, आप नाम मत कटाना स्कूल से, अगर प्रिंसिपल खुद से नाम काटती है तो काटने दो। और ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल के पास नाम काटने का कोई ठोस रीजन तो था नहीं। तो फिर कुछ टाइम बाद 2008 में 12th पास करके मैंने झंडे गाड़ दिए और लिख दिया क्रांति। अराउंड 70% मार्क्स आए थे मेरे, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा थे। पापा बहुत खुश थे, वो मेरी मार्कशीट अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे थे। आई थिंक ही वॉज प्राउड ऑफ मी। तो भाई अब मुझे इतना तो श्योर था कि प्रोग्रामिंग में ही कुछ करना है। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और 2009 में AIEEE का एग्ज़ाम दिया, जो कि NITs और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता था। एग्ज़ाम बहुत बुरा गया था, तो उस टाइम मेरा रैंक अराउंड 1 लाख आया था। मुझे VNIT नागपुर में कंप्यूटर साइंस मिल गया। मेरी ब्रांच में मोस्टली लोगों का रैंक अंडर 10 या 15,000 था। कॉलेजेस में ना सबको रैंक पता होता था एक दूसरे का, मुझे किसी का नाम पता हो ना हो, रैंक ज़रूर पता होता था।
तो अब मेरे एडमिशन का रीज़न ये था कि जब मैं पैदा हुआ था 2 साल तक मेरे पैरों पे प्लास्टर रहा, काफ़ी सर्जरीज हुई, घर वालों को ऐसा लगा कि शायद मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। तो धीरे धीरे जब मैं 2.5-3 साल का हुआ, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ तो मैं चल पाया। इसी वजह से मेरे पास स्पेशली एबल्ड का सर्टिफिकेट था जिससे मुझे एडमिशन मिल पाया। अब कॉलेज में भी ज़्यादा कुछ खास उखाड़ा नहीं मैंने, कोडिंग वाले जो सब्जेक्ट थे वो मैं कर लेता था ठीक ठाक। बाकी सब्जेक्ट्स में मेरा एक दोस्त था दीपक चौधरी, बिहार से, मतलब है अभी भी। सबकी लाइफ में कोई ना कोई दीपक होता ही है। मेरी क्लास में 3 थे, तो हम 4-5 लोग उसके पास जाके बैठ जाते थे। एग्जाम से एक दिन पहले वो पढ़ाता था सबको। प्रॉब्लम पता है कब हुई? जब उन 4-5 लोगों में से एक के दीपक से ज़्यादा मार्क्स आ गए। वो बोला, साला तुम तो बोलता था कि कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, फिर भी हमसे ज़्यादा नंबर लेकर के आता है। भाई उसके बाद उसने पढ़ाना ही बंद कर दिया। मुझे फिर भी पढ़ाता था क्योंकि मेरे उससे कम ही आते थे। मैं ज़्यादा लालच नहीं करता था। अब इतने बड़े थोड़ी ना हो गए हम कि गुरु की बराबरी करेंगे। और पढ़ाते टाइम भी अगर वो चेयर पे बैठता था तो मैं नीचे बैठता था। फिर फाइनल ईयर में अराउंड 25-30 कंपनीज आई थी। सब कंपनीज का कट ऑफ 7 पॉइंटर के आसपास होता था। अब हमारा कहाँ 7 पॉइंटर, 7 पॉइंटर तो हमारे गुरु दीपक का था। मेरा तो 5-5.5 के बीच में होता था कुछ। इसीलिए मैं सिर्फ 2 कंपनीज में ही एलिजिबल था। पहली कंपनी थी थॉटवर्क्स। मुझे आज भी याद है 6.5 का पैकेज दे रहे थे वो लोग, जो कि अच्छा पैकेज था उस टाइम। तो उसमें 6 में से 3 टेक्निकल राउंड क्लियर हुए, 4th राउंड इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने पूछा कौन से प्रोजेक्ट किए हैं आपने। मैंने चोड़ में बोल दिया सेल्स फोर्स। मुझे क्या पता था उसके आगे भी पूछ लेंगे। अब बोल तो दिया, और एक छोटी सी वेबसाइट भी बनाई थी दीपक ने। मैंने बस अपना नाम जोड़ दिया था कि मैंने भी काम किया है। पर सेल्स फोर्स काम कैसे करती है, क्या होता है उसमें, वो मुझे नहीं पता था। क्योंकि अपने को आउटपुट चाहिए सिर्फ, चोली के पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई वो भरे बैठे थे, शायद चोली के पीछे ही पड़ गए। 4-5 लोग थे पैनल में, और मेरे 12 साल के करियर में भी मैंने आज तक 4-5 लोगों को एक साथ इंटरव्यू नहीं दिया कभी। और ये तो मेरा पहला इंटरव्यू था। तो वो स्टार्ट हो गई, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मैंने बोला देखो, नहीं देना मत दो यार ऑफर, बेइज्जती क्यों कर रहे हो 4 लोगों के सामने। फिर सेपिएंट आई, जो अभी पब्लिसिस्ट सेपिएंट हो गई है। उसमें भी 3 टेक्निकल राउंड क्लियर हुए, 4th राउंड का मैं वेट कर रहा था। जो लोग 4th राउंड दे के आ रहे थे वो बता रहे थे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कंपनी को कितना फ़ायदा हो सकता है, और क्या उखाड़ा है आपने लाइफ में, सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था आपकी लाइफ का, आदि आदि। मतलब सारी ज्ञान वाली बातें पूछी जा रही थी। भाई ये सुन के मैं खुश हो गया, क्योंकि यही तो है मेरी बैटलफील्ड। ज्ञान तो कितना भी खुदवा लो हमसे। ज्ञान से डर नहीं लगता साहब, डेटा स्ट्रक्चर से लगता है। फिर फाइनल राउंड भी क्लियर हो गया। गम बस इस बात का था कि हमारे गुरुजी दीपक का भी सेपिएंट में हो गया था। अब गुरु के बराबर में बैठना तो नहीं चाहता था मैं, पर पापी पेट कैसे कैसे काम करवाता है पूछिए मत। खुशी भी थी इस बात की कि कहीं अगर गुरुजी का सिलेक्शन नहीं होता तो मैं ऐसे ऑफर लेटर को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं। अराउंड 4-4.5 लाख का पैकेज था। 2013 में बेंगलोर में ज्वाइनिंग थी। 6 महीने .NET की ट्रेनिंग के बाद एक प्रोजेक्ट मिला। उसमें कुछ काम था नहीं, फ्रेशर्स को वैसे भी जल्दी से कोई काम नहीं देता। ऊपर से मैं तो फ्रेशर्स में भी सबसे फ्रेश था, क्योंकि पुराना होने वाले कोई काम मैंने किए नहीं थे, और ट्रेनिंग ने भी मेरी फ्रेशनेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं था। जो होते हैं ना लातों के भूत, थोड़ा प्रेशर डालोगे तो काम कर लेंगे, वही था मैं। सेल्फ स्टडी होती नहीं थी यार, क्योंकि इतना भी इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में। सब मिला के 1.5 साल हो गया था और मैं फालतू की चीज़ें कर रहा था। मोबाइल्स, हेडफोन, स्पीकर्स खरीदे जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे, जिम जाता था, सीरीज देखता था लैपटॉप पे, मतलब सब कर रहा था कोडिंग को छोड़ के। फिर एक कांड हो गया वहाँ पे। एक इंटरनल प्रोजेक्ट पे काम करते करते मैंने कुछ क्रेडेंशियल्स चैट पे किसी को शेयर कर दिए थे। भाई उसका बड़ा इशू बन गया। मैनेजर मुझे मीटिंग रूम में ले गया। मुझे लगा ये पक्का डंडे मारेगा, पर मैनेजर ने थोड़ा ज्ञान दिया, बताया जब वो फ्रेशर था उसने भी काफ़ी गलतियां की थी। मैंने सोचा डंडा छोड़ो, ये तो क्लास के बाहर भी खड़ा नहीं कर पा रहा है, कैसे आगे बढ़ूंगा मैं। फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। अब एक तो एक्सपीरियंस इतना कम था और ऊपर से नॉलेज मुझे गैजेट्स की ज़्यादा थी कोडिंग के कंपैरिजन में, तो बहुत मुश्किल था इंटरव्यू क्रैक करना। फिर कारवाले.com से कॉल आया। नवी मुंबई में ऑफिस था उनका, उसमें सिलेक्शन हो गया। कोडिंग ज़्यादा नहीं पूछा था इंटरव्यू में, लॉजिकल क्वेश्चन थे सारे, और फाइनल राउंड भी अगेन फिलोसॉफिकल था। उन्होंने 6.5 लाख का ऑफर दिया। अब मुझे उस टाइम पता नहीं था कितनी हाइक लेनी चाहिए। मैंने थोड़ा नेगोशिएट करने का ट्राई भी किया, तो HR ने बोला हमारे ऑफिस से समुंदर दिखता है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर पैसे की क्या ज़रूरत है, समुंदर ही देखेंगे साथ में बैठ के। अच्छा, कार वाले में बैक एंड में .NET और फ्रंट एंड में प्योर जावास्क्रिप्ट था।
तो यार मैं बैकएंड में तो काम कर लेता था क्योंकि सी शार्प मुझे थोड़ा बहुत आता था, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बहुत दिक्कत आ रही थी। देखो, जब आप बैकएंड में कोड डिबग करते हो ना तो एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, सिंक्रोनसली। लेकिन भाई जावास्क्रिप्ट तो मेरे से डिबग ही नहीं हो पा रही थी, सीधे सीधे चलती ही नहीं थी ये लैंग्वेज। मैं डिबग कर रहा हूँ एक लाइन पे, नेक्स्ट स्टेप किया, गायब, पता नहीं कौन सी लाइन पे चला जाता था एग्जीक्यूशन, इधर उधर उछलती रहती थी ये। फिर जावास्क्रिप्ट इतना पढ़ा कि बैकएंड वीक हो गया, तो फिर मैंने टेबल टेनिस में बैकएंड स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसके आगे मैं मोस्टली फ्रंट एंड पे ही काम करता था, बैकएंड के टास्क नहीं उठाता था। हालांकि वहां पे सब फुल स्टैक डेवलपर्स थे, लेकिन भाई मैं जहां बैठता था ना वहां से कोई समुंदर नहीं दिखता था, तो कम से कम मुझे टास्क तो अपनी चॉइस के मिलने चाहिए। अब यहाँ भी एक कांड हो गया। कुछ तो जावास्क्रिप्ट का फिक्स कर रहा था मैं, उससे पता नहीं कैसे कार्स का जो प्राइस था वो चेंज हो गया। 8 लाख की कार 80,000 में दिखने लग गई, और ये डायरेक्ट प्रॉड पे जाके पता चला। तो टीम लीड ने देखा ये, उसी ने ऑफिस आके फिक्स किया। मुझे तो नेक्स्ट डे पता चला ये सब हो गया है। थोड़ा पहले पता होता कि इतना ज़बरदस्त काम किया है मैंने तो 1-2 कार मैं ही बुक कर लेता। अब 1.5 साल हो गए थे यहाँ भी, और जॉब स्विच करने का टाइम आ गया था। रीज़न इसका सिंपल था, यहाँ इमेज थोड़ी ख़राब हो गई थी। टीम में मैं काफ़ी मस्ती करते रहता था, एक ही फ्लोर था तो सब जानते थे क्या चल रहा है। लंच ब्रेक में 1 घंटा टेबल टेनिस, फिर शाम को भी 1 घंटा टेबल टेनिस। 1-2 लोग को फायर भी किया था उस टाइम, वो तो टेबल टेनिस खेलते भी नहीं थे। इससे अच्छा तो खेल ही लेते। तो मुझे लगा इससे पहले ये लोग धक्के मार के निकाले, इज्जत से खुद ही निकल लो। फिर एक कंपनी मिली लर्निंग मेट, उसका एचआर शेड्यूल करने वाला था इंटरव्यू, अंधेरी में ऑफिस था उसका। तो एक दिन उसके एचआर का कॉल आया और बोला 1 घंटे में कोडिंग राउंड होगा, डेटा स्ट्रक्चर और एंगुलर पढ़ लेना। मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर छोड़ो भाई, मैं तो सिर्फ इफ एल्स और फॉर लूप ही लिख पाता हूँ कोडिंग के नाम पे। कभी कुछ ज़्यादा क्रेजी करने का मन किया तो इफ एल्स की जगह स्विच केस लगा देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने में तो 1 घंटा नहीं, कम से कम 1 जन्म लगेगा, और उस जन्म में भी अगर मेरी कोई मजबूरी नहीं रही तो अगेन मैं ऐसे सब्जेक्ट्स को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं। फिर मैंने गूगल किया हाउ टू क्विकली लर्न एंगुलर, एक आर्टिकल मिला लर्न एंगुलर इन 10 मिनट्स। बस वही आर्टिकल पढ़ा था मैंने और इंटरव्यू क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चंस थे बहुत, जिसने इंटरव्यू लिया था वो भी अच्छा था। डेटा स्ट्रक्चर के शायद वो खुद भी खिलाफ था। हाँ यार, क्यों निकालना है तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ, सामने सामने दिख रहा है उस पेड़ में कौन सा छोटा रास्ता है, फिर क्यों स्मार्टनेस दिखानी है कोड करके। और मेरे ख्याल से अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने और सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि मुझे फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए सोचा यहाँ एंगुलर पे काम करने को मिलेगा तो यही कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मैंने कार वाले के पेपर फाड़ दिए, सॉरी डाल दिए। पता नहीं कहाँ डालते हैं ये पेपर, मेल ही तो डालना होता है बस। उसके बाद एक सीनियर मैनेजर से 1-on-1 मीटिंग हुई। उसने पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने बोला पैसा, रोकड़ा, 10 पेटी पाइजे मला। तो बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, अच्छा पैसा सब कुछ नहीं होता। तो मैंने बोला दे दो फिर, पर उन्होंने नहीं दिया भाई। शायद कंपनी के लिए सब कुछ होता है पैसा। मुझे बोला गया तुम अभी फ्रेशर हो, लर्निंग पे ध्यान दो। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, इनको कैसे पता मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ वो सिर्फ पैसे दे रही है, लर्निंग नहीं। मेरी तो कंपनी के नाम में भी लर्निंग था, इससे अच्छी लर्निंग कौन दे सकता था मुझे। जो भी है, मैं कन्विंस नहीं हुआ उनके आर्गुमेंट से, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था यार। जो हायरार्की मैंने सेपिएंट जैसी बड़ी कंपनी में देखी थी वो यहाँ नहीं थी। सब लोग चाहे मैनेजर हो, वीपी हो, सब इजीली एक्सेसिबल थे। आप सीईओ से डायरेक्ट जाके बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक स्टेप सीढ़ी चढ़नी होती थी, क्योंकि मैनेजमेंट वाले लोग 1 फीट ऊपर बैठते थे आम जनता से। पता नहीं लोगों पे नज़र रखने के लिए या कुछ और रीज़न था। दूसरा, समुंदर देखने के लिए यहाँ दूरबीन लगानी पड़ती थी। बाकी सेपिएंट में तो भाई हम अपने मैनेजर से भी बात करने को डरते थे, ऐसी आंखें दिखाता था वो जैसे हमने उसका अप्रेजल रोक लिया हो। तो फिर मैंने लर्निंग मेट ज्वाइन कर लिया। 10 लाख का पैकेज था और 1 लाख बोनस। यहाँ दिक्कत क्या आई, इंटरव्यू तो इन्होंने एंगुलर पे लिया था, लेकिन रोल यहाँ भी फुल स्टैक का ही था। भाई थोड़े दिन बाद ही जावास्क्रिप्ट बैकएंड छोड़ो, मुझे एसक्यूएल के टास्क मिलने लग गए। हालांकि एक बंदा था एसक्यूएल का, लेकिन काम ज़्यादा था तो सब लोग उसी पे काम कर रहे थे। और जावास्क्रिप्ट फिर भी अच्छी है, लेकिन एसक्यूएल इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, मेरा मन करता था जिसने बनाई है उससे पूछूं, अरे कहना क्या चाहते हो। अब मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो इतने लंबे लंबे 2-3 हज़ार लाइन के स्टोर्ड प्रोसीजर, उनको देख के चक्कर आने लगा।
जावास्क्रिप्ट को तो मैंने डीबग करना सीख लिया था, इसको कैसे डीबग करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं फुल स्टैक को छोड़ के फ्रंट एंड में आना चाहता था, क्योंकि यूआई थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, अलग अलग डिज़ाइन, कलर्स, बटन, एनिमेशन, मज़ा आता था काम करने में। जिसको कोडिंग नहीं भी आती उसे भी आप समझा सकते हो कि आप क्या काम करते हो। दिखा दो ये बटन मैंने ऐड किया है, ये जो गोल गोल लोडिंग घूम रहा है ये मेरा आविष्कार है। बैकएंड भी एक टाइम पे ठीक है, क्योंकि बटन के क्लिक करने पे आप नेटवर्क कॉल्स में देख सकते हो कौन सा कॉल गया, क्या पेलोड था, क्या रिस्पॉन्स आया। नो ऑफेंस, लेकिन डेटाबेस की तो भाई अलग ही सुनसान दुनिया है, उसका कुछ पता ही नहीं कहाँ क्या चल रहा है। चार्ल्स बाबाजे के टाइम से उसका यूआई अपडेट ही नहीं हुआ था। माना एंड यूजर को नहीं दिखता, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम यूआई को चेंज ही नहीं करोगे। अच्छा, फिर वहां भी एक कांड हो गया। एक स्टोर्ड प्रोसीजर में कुछ फिक्स करना था, मैंने फिक्स किया और उस डेटाबेस वाले बंदे से वेरीफाई भी करवाया। उसने थोड़ा देखा और बोला ठीक लग रहा है, तुम अच्छे से टेस्ट करके इसको पुश कर दो। अब मुझे लगा इसमें क्या टेस्ट करना है, चल तो रहा है, एरर तो नहीं आ रहा कोई। पुश कर दिया मैंने ऐसे ही एक बार रन करके। अच्छा, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि स्टोर्ड प्रोसीजर में इमीडिएटली पता नहीं चलता कोड फट गया है। 2 दिन बाद जिस टेबल के लिए वो एसपी लिखा हुआ था उसमें से 40-50 हज़ार एंट्रीज उड़ गई, मतलब गायब हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब भाई मैनेजर चढ़ गया मेरे सर पे, और यहाँ समझाने के लिए मीटिंग रूम में नहीं ले जाते थे, धुलाई वहीं होती थी। नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। उस मैनेजर ने मुझे इतना सुनाया सबके सामने, ऐसा लगा दांतों पे स्प्रे मारेगा, विटनेस में बोलेगा और उड़ा देगा। फट गई थी मेरी। तब पहली बार मुझे अपने गांव के स्कूल की याद आई। लगा ये है असली टीचर, यही नैया पार लगाएगा मेरी। क्योंकि मेरे ताऊजी ने एक बात बोली थी, जब आप बड़े हो जाते हो ना तब कोई भी इंसल्ट डंडे से भी ज़्यादा दर्द देती है। और ये बात तब बोली थी उन्होंने जब मैंने पूछा था, आप जवानी में तो बहुत बिना टिकट के ट्रैवल करते थे बस और ट्रेन में, आज आप क्यों नहीं करते ये सब? भाई मैंने तो कभी ऐसे काम किए नहीं, क्योंकि उसके लिए मोटी चमड़ी चाहिए, है ना, थिक स्किन। लेकिन एक बार मैं डीटीसी बस में पकड़ा गया था बिना टिकट के, 2008 की बात है ये, जब मैं कोचिंग ले रहा था। हुआ क्या, मुंबई में तो जब आप बस में बैठ जाओ ना तो कंडक्टर खुद आता है आपके पास टिकट देने के लिए, लेकिन दिल्ली में कंडक्टर पीछे डोर के पास बैठा होता है और आपको जाके टिकट लेनी होती है। वो मैंने ली नहीं और नेक्स्ट स्टॉप पे मिल गए टिकट चेकर। मैंने बताई उनको सारी बात कि मैं मुंबई से आया हूँ, तो हंसने लग गए वो। मुझे लगा गाना गाएंगे, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। पर भाई उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चाल मैं निकालूंगा तेरी मुंबई। मुंबई तो आए हो लाट साहब, और अपने साथ नीचे उतार दिया बस से। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, जब तक पापा आते उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था, थोड़ा वार्निंग वगैरह देके। अरे भाई कहाँ की बात कहाँ चली गई, सॉरी मैं फिर से भावनाओं में बह गया। तो कहाँ था मैं, हाँ लर्निंग मेट। तो लर्निंग मेट में टीचर्स अच्छे थे, लेकिन काम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ऊपर से मैं जिस साल था वहाँ पे किसी को कुछ भी हाइक नहीं मिली, 0%। बोलते हैं उससे पहले सबको अच्छी हाइक मिलती थी, पर इसी साल ऐसा हुआ है कि कंपनी ने किसी को भी हाइक नहीं दी। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो। पर ये भी इतना बड़ा रीजन नहीं था, क्योंकि जैसे मेरे काम थे, अगर हाइक मिलती भी तो भी मेरी सैलरी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी मजे बहुत किए यार, वहां पे भी अच्छी टीम थी मेरी। वहां टीटी नहीं था, पर शाम को खूब रंग जमता था जब हम सारे यार मिल बैठते थे कैरम बोर्ड के ऊपर। कैरम भी अच्छा खासा सीख लिया था मैंने वहाँ, उससे पहले कभी नहीं खेला था। बाकी दिन में भी हंसी मजाक चलता रहता था। जिन लोगों ने भी 2020 या उसके बाद आईटी कंपनी ज्वाइन किया, कोई भी कंपनी ज्वाइन की है इन जनरल, उनको बता दूं, अगर आपकी टीम से अच्छी बॉन्डिंग है तो जो मज़ा ऑफिस में आता है वो वर्क फ्रॉम होम में कभी नहीं आता। एक कनेक्शन जो बनता है वो रिमोट वर्किंग से पॉसिबल ही नहीं है। वैसे मैं खुद 4 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 1.5 साल काम करने के बाद टाइम आ गया था अपना मालिक चेंज करने का। इसी बीच मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड आया रूम पे, उसने रिसेंटली जॉब स्विच किया था एक्सेंचर में, 15 लाख का पैकेज था उसका शायद। तो मैंने पूछा क्या प्रोफाइल है तेरा? उसने बोला मैं एंगुलर पे काम करता हूँ सिर्फ। तो मुझे शौक लगा कि यार ऐसा काम कौन सी कंपनी दे रही है, हम एंगुलर, सी शार्प, एसक्यूएल सब पे काम कर रहे हैं 10 लाख में, और तुम सिर्फ एंगुलर पे काम करके 15 लाख छाप रहे हो। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये सही है यार, फ्रंट एंड में तो अपना इंटरेस्ट भी है, क्यों फिर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करना। आई नो कि फुल स्टैक लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर किसी और दिन इस बारे में डिस्कस करेंगे।
तो एंगुलर और रिएक्ट दो ऑप्शन थे फ्रंट एंड में। रिएक्ट उस टाइम पे नया था और ज़्यादा पॉपुलर था, तो मैंने वो चूज़ किया। थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स देखे और इंटरव्यू देने स्टार्ट किए। अब रिएक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी और कोडिंग इंटरव्यूज़ में चीटिंग करके भी मैं पास नहीं हो पा रहा था। वो होता है ना, जब इंटरव्यू में आप स्क्रीन शेयर करते हो तो साइड में मोबाइल भी खोल लेते हो। फाइनली इंसिडो करके एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हुआ, 14 का ऑफर दिया था उन्होंने। फिर ज्वाइन करने के 1 वीक पहले ही खुद से 1 लाख बढ़ा दिया, तो 15 टोटल हो गया था। इंटरव्यू सिंपल थे, 2 राउंड टेलीफोनिक था, उसमें बेसिक जावास्क्रिप्ट और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तीसरा फाइनल राउंड अगेन फिलोसॉफिकल था। और जहां ज्ञान की बात आती है वहां कभी कभी लगता है कि पुण्य भगवान है। मैंने ज्वाइन किया, धीरे धीरे प्रोजेक्ट पे काम करके आसपास के लोगों से हेल्प लेके रिएक्ट सीखा। काम बहुत अच्छा था, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा था, टीम भी अच्छी थी, डेवलपर से लेके डायरेक्टर वीपी सब बहुत चिल थे। फिर यहाँ कब 3.5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। इससे पहले मैंने सारी कंपनीज 1.5 साल में चेंज की थी, लेकिन ये मेरा सबसे लंबा ड्यूरेशन था किसी भी कंपनी में। कोई रीज़न नहीं था स्विच करने का, बस पैसे की भूख थोड़ी और बढ़ गई थी। यहाँ मेरा पैकेज 17.5 हो गया था 3 साल में, तब मेरा एक्सपीरियंस था 8 साल। तो मुझे लगता था मैं अंडरपेड हूँ। वैसे काम मैं 5 लाख का भी नहीं करता था। लेकिन ये मैं जानता था, मेरी कंपनी भी शायद जानती थी, लेकिन नेक्स्ट कंपनी ये नहीं जानती थी। फिर 2021 में मैंने एक इंटरव्यू दिया कैपजेमिनी का, इजी था। 2 महीने बाद उनका 25 का ऑफर लेटर भी आ गया। इसके बाद मैंने रेजिग्नेशन मेल डाल दिया। 3 महीने का नोटिस पीरियड था। स्टार्टिंग के 2 महीने ज़्यादा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुए, और जो हुए थे उनमें से काफ़ी में रिजेक्शन हो गया था। 1-2 क्लियर हुए, पर उन्होंने 25 से ज़्यादा का ऑफर नहीं दिया। पर भाई लास्ट के 1 महीने में जो मेरी हालत ख़राब हुई है मैं बता नहीं सकता। फ़ोन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोज़ 10-15 कॉल आते थे। कम से कम 30-40 इंटरव्यू मैंने दिए होंगे, एक दिन में 3-3 इंटरव्यू भी दिए। फिर जब 2 वीक बचे थे नोटिस पीरियड के, तब फाइनली एक 28 का ऑफर मिला। स्टार्टअप थी और मुझे वो ज्वाइन नहीं करनी थी। देखो यार, बुढ़ापा आ गया था। वैसे जवानी में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं उखड़ा स्टार्टअप में, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी के बाद स्टार्टअप में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। फिर भी मैंने ऑफर लेटर ले लिया आगे नेगोशिएट करने के लिए दूसरी कंपनीज के साथ। नेक्स्ट 2 वीक में अराउंड 8 से 10 ऑफर और मिले, जिनके मैं इंटरव्यूज 1 महीने से दे रहा था। इनमें से सबसे अच्छा ऑफर था 30 का। क्योंकि देखो, आप कितने भी इंटरव्यूज दे लो, कितने भी इंटरव्यूज क्लियर कर लो, आपको नया ऑफर हमेशा करंट ऑफर या आपके करंट पैकेज के बेस पे ही मिलेगा। अगर कोई बड़ी कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, वो शायद नहीं करती ऐसा, बट मोस्टली कंपनीज करती हैं। फिर 30 के बेस पे एक कंपनी 32 देने को रेडी हो गई, पर वो लोग बोले ऑफर लेटर नहीं देंगे। तो मैंने बोला कौन सा लेटर दोगे फिर? तो एचआर ने बोला हम लोग ज्वाइनिंग से 1 दिन पहले आपको ऑफर लेटर देंगे। तो मैंने बोला यार फिर 1 दिन पहले भी क्यों दे रहे हो, डायरेक्ट ही ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। फिर उसी कंपनी के एक सीनियर से बात हुई जिन्होंने मेरा लास्ट राउंड का इंटरव्यू लिया था। उनको बोला मैंने, अगर आप मेरी बोली नहीं लगाओगे तो कोई और लगाएगा, बाद में फिर आपको ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे मुझे खरीदने के लिए। वो मुझे क्या बोल रहा है पता है? आजकल कंपनीज बहुत हाई पैकेज दे रही हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएंगी। मतलब मुझे अगर 35 का पैकेज मिल रहा है तो मैं उसे छोड़ के 25 का ले लूँ, क्योंकि 35 वाली कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अरे नहीं कर पाएगी तो फायर कर देगी, या परेशान करेगी तो हम खुद से निकल जाएंगे, फिर 25 का ले लेंगे। अभी 25 का लेके मैं अपना नुकसान क्यों करूं? मतलब क्या चल रहा है ये? कोई कुछ भी बोल रहा था। उस टाइम क्या हो रहा था पता है? कंपनीज पागलों की तरह हायरिंग कर रही थी, और शायद लोग ऑफर लेटर लेके ज्वाइन नहीं करते थे। शायद क्या, मैं भी तो वही कर रहा था। इवन इससे पहले भी ऑफर लेटर छोड़ो, लोग 1-1 महीना कंपनी ज्वाइन करके अचानक से छोड़ के चले जाते थे। बताते भी नहीं थे किसी मैनेजर या एचआर को। लैपटॉप ऑफिस की ड्रॉर में रख देते थे और नेक्स्ट डे से गायब। तो माना प्रॉब्लम थी ये, लेकिन ऑफर लेटर रोकना सोल्यूशन नहीं था यार। ये कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है जहां तुम बोलो हम जानी हमारी जबान है, हमारा ऑफर लेटर है। तुम राजा महाराजा थोड़ी ना हो भाई कहीं के। तुम्हारी जबान थोड़ी ना दिखाऊंगा मैं दूसरी कंपनीज को। पर ठीक है, एक और कंपनी से तब तक मुझे 33 का ऑफर मिल गया था। JSW की कोई स्टार्टअप थी शायद, मुंबई में ऑफिस था उनका। अब आगे ना तो मुझे स्टार्टअप ज्वाइन करनी थी, ना ही मैं मुंबई शिफ्ट होना चाहता था, क्योंकि मुझे पुणे की लाइफ काफ़ी पीसफुल लगती थी। लेकिन फिर भी मैंने पूरी बेशर्मी के साथ एचआर को बोला मेरा अब सर्विस बेस्ड कंपनी में दिल नहीं लगता। मुझे कोई तड़कता फड़कता काम चाहिए स्टार्टअप्स में, जिससे मेरे करियर की ग्रोथ हो। और ऑफर लेटर ले लिया आगे नेगोशिएशंस करने के लिए। फिर सबसे आखिर में मेरे पास बेस्ट ऑफर 30 का ही था, क्योंकि 33 वाली स्टार्टअप में मुझे जाना नहीं था।
तो ज्वाइनिंग के एक दिन पहले ये 33 का दिखा के एक दूसरी कंपनी से 35 का मिल गया, जो स्टार्टअप नहीं थी। तो मैंने चौड़ में पहले वाली कंपनी के एचआर को कॉल किया कि अब तो कंपनीज कपड़े फाड़ रही हैं एक दूसरे के मुझे ज्वाइन कराने के लिए, पैसा बढ़ाना है तो बताओ, नहीं तो मैं अपने रास्ते तुम अपने। अब क्योंकि इस कंपनी में मेरा क्लाइंट इंटरव्यू भी हो गया था और इन लोगों ने मेरी ऑनबोर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी, इसीलिए शायद सब मांडवाली करके 38 फिक्स्ड और 2 लाख बोनस देके इन लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब मेरी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई थी। फिर मैंने अगेन बेशर्मी की सारी हदें पार करके अपना मुंह खोला और दूसरी कंपनी को बोला 1 करोड़ का ऑफर है मेरे पास, जल्दी से 4 खोखे डीले कर दो। मुझे लगा था जब लोग लाखों दे रहे हैं तो करोड़ों भी मिल सकते हैं। करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसके बाद मैंने ये पहले वाली कंपनी ज्वाइन कर ली 2021 में। हालांकि 1-2 वीक के बाद फिर से उस दूसरी कंपनी का कॉल आया था कि हम ऑफर रिवाइज कर सकते हैं, तो मैंने बोला गेट आउट आई सेड, और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाया। मैंने उन्हें मना कर दिया। उसके 2 रीजन थे। फर्स्ट रीजन था मुझे करंट कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने जो कंडीशंस रखी थी एचआर ने एक्सेप्ट कर ली थी। मैंने उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल दिया था और ये भी बोल दिया था कि मैं बेंगलोर शिफ्ट नहीं होऊंगा। तो मुझे लगा अच्छी कंपनी है यार, दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करते, छोड़ो। सेकेंड रीजन था वो दूसरी कंपनी ना ज्यादा पैसे नहीं दे रही थी। मैंने उनको बोला बड़ा गेम खेलो, ये 2-2.5 लाख बढ़ा के क्या होगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 2-2.5 लाख बढ़ा के, किसी ज़माने में ये 50% सैलरी हुआ करती थी मेरी। खैर इस कंपनी में मुझे 4 साल हो गए हैं अब, इतना लंबा मैं किसी कंपनी में नहीं रुका। ये एक मिड साइज सर्विस बेस्ड कंपनी है। नाम नहीं बताना चाहता मैं नाम में क्या रखा है। देखो 5 साल 10 साल पहले मुझे किस कंपनी ने कितना पैकेज दिया उससे शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट कंपनी में अगर किसी को पता चलता है तो वो ठीक नहीं है। बाकी इतना लीगलिटीज़ मुझे पता नहीं बताना चाहिए या नहीं। और एक्सपीरियंस मेरा यहाँ बहुत अच्छा रहा है। हर एक चीज़, काम से लेके टीम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, सब एक नंबर है। आज तक कभी वीकेंड पे काम या ओवर टाइम नहीं किया है। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। अभी थोड़ा मार्केट डाउन चल रहा है तो काफ़ी लोगों की फायरिंग हुई है। आजकल सब लोग बोल रहे हैं एआई आ गया है, सारी जॉब निकल जाएंगी सारी जॉब्स। मैं कहाँ निकल जाएंगी? हम भी वहीं निकल जाएंगे। तो देखते हैं यार आगे क्या होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये थी यार मेरे आईटी करियर की कहानी। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक